Hello everyone, welcome you back once again on Swastika's YouTube channel. I am Anirudh Sharma, corporate trainer and research analyst of Swastika Investmart Limited. Before I start, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। बचपन से हम लोग ये देखते हुए आए हैं कि हमारे पेरेंट्स उनकी कोई भी फाइनेंशियल सिचुएशन चाहे अच्छी हो या बुरी हो कभी भी हमारे साथ शेयर नहीं करते हैं। एंड इवन सेकेंड थिंग, आप लोगों ने ये नोटिस भी करा होगा कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत हुई है या जब भी कोई रिक्वायरमेंट हमें आई है, हमने अपने पेरेंट्स के साथ उसे शेयर करा है और उन्होंने उसको प्रॉपरली पूरा करा है। दैट मीन्स वो हमेशा यही कहते थे, डोंट वरी, सब कुछ प्लान है। यस माय डियर व्यूअर्स, आज 90 बॉर्न सब लोग शादी कर चुके हैं, कुछ लोग सेटल हो गए हैं, कुछ लोग पेरेंट्स भी बन गए हैं और कुछ लोग पेरेंट्स बनने की तैयारी में भी हैं। बट क्या आगे ये सब चीज़ें इजीली चल पाएंगी? इन्फ्लेशन है भाई, इन्फ्लेशन के टाइम में हमें सब कुछ प्लान करना पड़ेगा। करंट सिचुएशन को प्लान करना है, बच्चों की पढ़ाई प्लान करनी है, इवन खुद का रिटायरमेंट भी प्लान करना है। बिकॉज आप सब लोग जानते हैं फ्यूचर अनसर्टेन है, कभी भी कुछ भी हो जाएगा, तब क्या करेंगे? अभी रिसेंटली ही देखें तो पैंडेमिक के कारण बहुत लोगों ने अपनी जॉब खोई भी है। हाँ, कुछ लोगों के पास सेविंग्स थी तो वो सेविंग्स उनकी चल गई, कुछ लोगों के पास सेविंग्स नहीं थी तो वो लोग परेशान हुए, कुछ तो डिप्रेशन में भी आए हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर करे थे कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हाउ टू क्रिएट एन आइडल पोर्टफोलियो विद द हेल्प ऑफ दोज इंस्ट्रूमेंट्स। लेट्स हैव अ लुक ऑन सम बेसिक स्टेप्स हाउ टू क्रिएट एन आइडल पोर्टफोलियो। सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स। हम सबकी अपनी अपनी ज़रूरतें होती हैं। कुछ को रिटायरमेंट के बाद वेकेशन पे जाना है, कुछ को बच्चों की स्टडीज़ प्लान करनी है, उनकी शादी प्लान करनी है, उनका फ्यूचर सिक्योर करके रखना है, हायर एजुकेशन को प्लान करना है। अभी आप सब लोग जानते हैं कि जब हम लोग पढ़ाई करते थे हमारी फीस इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, बट अगर आप आज की कंडीशन देखेंगे तो प्राइमरी प्री प्राइमरी में ही बच्चों की फीस इतनी होती है जितनी तो हम लोग ग्रेजुएशन के टाइम पे देते थे। तो आप लोग खुद इमेजिन कीजिए कि हमारा सबसे पहली जो नीड होती है वो नीड ये रहती है कि हम अपने बच्चों की स्टडीज़ को कैसे कंप्लीट कराएं। आई मीन टू से दैट एक ऑब्जेक्टिव हमारा वो हमें क्लियर है कि यहाँ से जब उनका स्टडीज़ स्टार्ट होगा, चलो प्राइमरी प्री प्राइमरी तो इजी होता है, बट जब हायर एजुकेशन की बात आती है तब हम क्या करेंगे? पैसों की रिक्वायरमेंट तो लगेगी। सो वी शुड अंडरस्टैंड दैट सिचुएशन और उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ही हमें आगे प्लान करना होता है कि हम कैसे पैसे की बचत करें। आज से आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद जब हमारे बच्चे किसी भी हायर एजुकेशन को परस्यू करेंगे तब हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट लगेगी और उस फंड को अचीव करने के लिए हम ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करें ताकि हमें एक हायर रिटर्न मिले। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि हमें आज से 20 साल बाद 25-30 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी अपने बेटे को एक हायर एजुकेशन के लिए, तो आप सोचें हम क्या करें? एफडी में रखेंगे पैसा तो इतना रिटर्न नहीं मिलेगा, डेट इंस्ट्रूमेंट्स में रखेंगे तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा। लास्ट में ऑप्शन आता है इक्विटीज़। यस, इक्विटीज़ आप जितना लॉन्ग टर्म परचेज करके रखेंगे, जितना लॉन्ग टर्म आप इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा, बिकॉज इक्विटीज़ इन्फ्लेशन को मैच करके चलते हैं। सो जैसे जैसे आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आप ये भी नोटिस करें कि इक्विटीज़ के भी प्राइसेस आपके बढ़ते हुए आगे चलते हैं। सेकेंड है टाइम हॉराइजन। अभी आपने ये तो देख लिया कि हमारी ज़रूरत क्या है, बट उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमें ये भी देखना है कि कितना समय हमारे पास है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 3 या 4 साल बाद एक कार खरीदनी है तो मेरे लिए डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाना ईजी रहेगा। मैं एफडी करा के रख दूंगा तो मेरा पैसा सिक्योर हो जाएगा। बट अगर मुझे 15 साल बाद अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मुझे फंड तो लगेगा। तो ये चीज़ भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जो भी हमारा मेजर ऑब्जेक्टिव है, लाइक अभी मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया चिल्ड्रंस का हायर एजुकेशन, अगर हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हायर एजुकेशन है तो हमें उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कितना हमारा टाइम फ्रेम है और एज पर द टाइम फ्रेम हम किस एसेट में ज़्यादा पैसा एलोकेट करें वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है एसेट एलोकेशन। यस, नीड जान ली, टाइम फ्रेम भी देख लिया, अब बात आती है ऐसे कौन से इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगाया जाए ताकि हमें रिक्वायरमेंट प्रॉपर मिल सके। अब यहाँ बात आपके ऊपर डिपेंड करती है।
हर एक इन्वेस्टर का माइंडसेट अलग अलग होता है। कुछ लोग एग्रेसिव होते हैं तो वो इक्विटीज और इक्विटीज से रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाते हैं। कुछ लोग कंजर्वेटिव अप्रोच में होते हैं। कंजर्वेटिव अप्रोच का मीनिंग ये हो गया कि उन्हें रिस्क तो नहीं लेना है, बट हाँ सिक्योरिटी वो बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो वो लोग डेट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, एफडीज हो गए, बॉन्ड्स हो गए, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में अपना पैसा लगा के रखते हैं। रिटर्न्स फिक्स्ड हैं, बट हाँ कंपैरेटिवली इक्विटीज उनका रिटर्न थोड़ा सा कम रहता है। सो द लास्ट पॉइंट इज रिस्क एपेटाइट। हर एक इंडिविजुअल का रिस्क एपेटाइट अलग अलग होता है और वो रिस्क एपेटाइट डिपेंड करता है उनकी इंडिविजुअल अर्निंग्स पर। अर्निंग्स के साथ साथ उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनका गोल क्या है। अगर आपका गोल शॉर्ट टर्म का है तो आप शॉर्ट टर्म के अकॉर्डिंगली अपना रिस्क लेवल रखेंगे। अगर आपका गोल लॉन्गर टर्म का है, यहाँ पे आपको लाइक 10 ईयर्स 20 ईयर्स का आपका टाइम फ्रेम है और आपको रिस्क ज़्यादा लेना है, तब आप फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का सिलेक्शन करें जहाँ पे आपकी हायर रिस्क के साथ साथ हायर रिटर्न आपको मिल सके। और अगर आपकी रिस्क एपेटाइट इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप स्टिक रहें सेफर रिटर्न्स और सेफर इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ, ताकि आपका रिटर्न भी आपको सिक्योर मिल सके, प्लस आपको वहाँ पे रिस्क लेवल भी ज़्यादा उठाना ना पड़े। एंड एट लास्ट ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का सिलेक्शन करें जहाँ पे आपका रिटर्न्स सिक्योर रहे। Thank you very much guys. Do subscribe Swastika's YouTube channel for more updates. Thank you very much.